उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक छोटा सा गांव था, बरवाईपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे घर, पगडंडियां और सर्दियों की उस कड़क हवाएं जो शाम होते ही गांव को खामोशी में ढक देती थी। गांव की चौपाल पर हमेशा की तरह आग जलती। लोग अलाव के पास बैठकर गपशप करते, लेकिन इस साल की ठंड अलग थी। पूरी रात बर्फ जैसा पाला जम जाता था। गांव के एक कच्चे घर में रहती थी सरोज और उसकी 16 साल की बेटी रीना। सरोज और रीना ही एक दूसरे का सहारा थे। रीना, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं काम से जल्दी लौट आऊंगी। तू घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना। पर माँ, आप इतनी ठंड में बाहर कैसे जाएंगी? आज तो हवा में जैसे बर्फ उड़ रही है। बिटिया, मजबूरी का मौसम कोई नहीं देखता, लेकिन तू बिल्कुल बाहर मत निकलना। अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। और वैसे भी पैसों की इतनी दिक्कत है, काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसे भी तो कटेंगे। घर में काम करके जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। आप बस जल्दी आ जाना। मैं खाना भी बनाकर रख दूंगी, फिर हम साथ में खाएंगे। शाबाश मेरी गुड़िया। बस दरवाजा अंदर से कुंडी लगा लेना, किसी के लिए मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज मारे। बाप रे, ये कैसी ठंड पड़ रही है आज, जैसे सारी देह में झनझनाहट उतर रही हो। हाथ पैर ही सुन्न पड़ गए हैं। इतनी ठंड में बर्तन कैसे धोंगी? मालकिन भी ना दुनिया भर के बर्तन धोने को दे देती है। आज तो उनसे कहकर गर्म पानी ही मांगना पड़ेगा। धूप भी जैसे रूठ कर कहीं छुप गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सरोज जैसे तैसे ठंड चीरते हुए मलकिन के घर पहुंची। हाथ पांव पत्थर जैसे जम चुके थे, सांस भी धुंध बनकर निकल रही थी। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से कड़कती आवाज आई। अरे सरोज, आ गई तू? इतनी देर क्यों करती है हमेशा? मालकिन, आज ठंड कुछ ज्यादा थी, बस। बहाने मत बना, जा जल्दी से सारे काम कर। आज बर्तन भी बहुत ज्यादा हैं और सब एकदम चमकने चाहिए, समझी? सरोज ने कांपते हाथों से बर्तनों के ढेर को देखा। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुआं बनकर फूंक रही थी। हिम्मत करके उसने धीरे से मलकिन से कहा, मलकिन, अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो बड़ी मेहर होती। बहुत ठंड है आज। ठंडे पानी से बर्तन धोऊंगी तो कहीं ठंड न लग जाए। फिर मेरे घर में भी तो कोई नहीं है मलकिन। मेरी बेटी अकेली है, उसे देखने सुनने वाला भी कोई नहीं। अरे सरोज, यहाँ हर किसी को ठंड लग रही है। अगर हर किसी को गर्म पानी देना शुरू कर दूं तो चूल्हा ही बंद नहीं होगा। सरोजा कुछ और कहने ही वाली थी, शायद अपने हाथों की जलन का जिक्र या ठंड से सुन्न होती उंगलियों की तकलीफ, लेकिन उससे पहले ही मलकिन तुनक कर पलट गई और बिना कुछ सुने अंदर चली गई। सरोज वहीं खड़ी रह गई। पानी इतना बर्फ जैसा था कि पहला बर्तन छूते ही ऐसा लगा जैसे हाथों में किसी ने सैकड़ों सुइयां चुभोती हों। हे भगवान, इतनी ठंड में तो सांस भी जम जाए। वह बर्तन रगड़ती रही, पानी छलकता रहा और उसके हाथ नीले पड़ने लगे। फिर भी वह रुकी नहीं। रीना का अकेला चेहरा हर बार उसके सामने आ जाता। धीरे धीरे दोपहर ढल गई, ठंड और गहरी हो गई और काम का ढेर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अरे बाप रे, शाम हो गई। चलो जल्दी से घर जाती हूँ। यहाँ का सारा काम तो हो गया, अब देर नहीं करनी चाहिए। वह मलकिन के कमरे की ओर बढ़ी। अच्छा मलकिन, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली होगी। ठीक है, जा, कल जल्दी आ जाना।
सरोजा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। पैरों में दर्द था, हाथ सुन्न थे, लेकिन मन में बस रीना की चिंता ही दौड़ रही थी। अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। गांव की गलियों में अब सिर्फ धुंध ही धुंध तैर रही थी। हे राम, ये शाम भी ठंड में कितनी जल्दी ढल जाती है। पगाडंडी पर चलना मुश्किल हो रहा था। धुंध इतनी गाढ़ी हो गई थी कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध को चीरते हुए सरोजा अपने छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुंच गई। माँ, इतनी देर क्यों हो गई माँ? माँ, आप तो ठंड से कांप रही हैं, जल्दी आइए। मैंने घर में चूल्हा जलाया हुआ है, बस सब्जी ही बना रही थी। चलिए चलिए माँ, चूल्हे के पास बैठ जाइए। माँ, इतना क्यों कांप रही हैं आप? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है क्या? हाँ बेटी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है आज, इतनी कि सांस भी जम जाए। आज बर्तन धोते धोते लगा मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे। इतना ठंडा पानी था कि मेरे तो हाथ सच में जम गए थे रीना। माँ, आपने अपनी मलकिन से गर्म पानी क्यों नहीं मांगा? गर्म पानी से धोती तो थोड़ा आराम मिलता ना। अब देखिए, आप ठंड से कांप रही हैं। मांगा था बिटिया, लेकिन मलकिन ने मना कर दिया। कहती हैं हर रोज गर्म पानी दूंगी तो चूल्हा ही बंद नहीं होगा। माँ, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर मालकिन ने आपको गर्म पानी दे दिया होता तो क्या बिगड़ जाता? आज इतनी ठंड थी, एक दिन के लिए तो दे ही सकती थी ना। बेटा, तेरी बात तो ठीक है, पर मलकिन का अपना स्वभाव है, उन्हें कौन समझाए। छोड़ दे बेटा, अब क्या करे। काम तो वही है, हालत भी वही। हमें ही आदत डालनी होगी। रोज रोज मलकिन गर्म पानी कहाँ से देंगी। सरोज और रीना दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। रीना बार बार माँ के हाथों को देख रही थी, नीले पड़े हुए, हल्के कांपते हुए। माँ, आप मेरे पास सो जाइए, ठंड बहुत है आज। चल बिटिया, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। दोनों बिस्तर पर लेट गए, पर ठंड की मार बदस्तूर जारी थी। सरोज ठंड से कांप रही थी और पतली रजाई से जैसे हवा आर पार निकल रही थी। बाहर हवा ऐसे सीटी मार रही थी जैसे कोई रात के सन्नाटे को चीर रहा हो। माँ, ये रजाई इतनी पतली है, इससे क्या होगा? कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। सो जा बेटी, बस तू ये कंबल ठीक से ओढ़ ले। आज बहुत ठंड है, कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। रात के 2 बज रहे थे। सरोज और रीना दोनों बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सरोज बहुत जोर से कांपने लगी। उसका शरीर अचानक जैसे जलने लगा। तेज दर्द और कंपी दौड़ गई। माँ, आपका शरीर तो जल रहा है। आपको बहुत ज्यादा बुखार आ गया है। लगता है आपको ठंड लग गई है। इतनी तेज ठंड में काम किया है आज। रीना, मैं ठीक हूँ बेटा। रुकिए माँ, आप ऐसे नहीं रह सकती। मैं अभी लकड़ियाँ जलाती हूँ, थोड़ी गर्मी मिलेगी तो आपका बुखार भी कम होगा। रीना तेजी से उठी। उसके छोटे पैरों की आवाज मिट्टी के फर्श पर हल्के हल्के पड़ रही थी। वह घर के कोने की तरफ दौड़ी, जहां हमेशा थोड़ी लकड़ी रखी रहती थी। लेकिन जैसे ही उसने कोने में झांका, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वहां एक भी लकड़ी नहीं थी। जहां हमेशा लकड़ियों का ढेर रहता था, वह जगह पूरी तरह खाली पड़ी थी। माँ, यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। सारी लकड़ी खत्म हो गई। अब चूल्हा कैसे जलेगा? माँ का बुखार कैसे उतरेगा? इतनी ठंड में बिना आग के वे रात कैसे काटेंगे? सरोज ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था।
जैसे बुखार उसकी नसों में आग बनकर दौड़ रहा हो। हर सांस भारी, टूटी सी और दर्द से भरी। उधर रीना की हालत भी खराब थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ को इतना तेज बुखार और अब लकड़ी भी नहीं। रीना ने माँ को देखा। सरोज दर्द से कराह रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप-कपी से थरथरा रहा था। माँ, मैं अभी आती हूँ। रीना बिना कुछ और सोचे वह दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोलते ही एक तेज बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई। बाहर गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ आगे बढ़ाने पर भी कुछ दिखाई न दे। धुंध इतनी गहरी थी जैसे हवा नहीं, कोई मोटा सफेद चादर उसके सामने लटका हो। रीना ने होंठ काटते हुए हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे बाहर कदम बढ़ाती गई। पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी और हर आवाज इतनी डरा देने वाली लग रही थी जैसे चारों तरफ कोई छिपा हो। लेकिन रीना ने हिम्मत की और हर घर के बाहर जाकर धीरे धीरे आवाज लगानी शुरू की। माई, कोई है क्या? कृपया थोड़ी लकड़ी चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, कोई सुन लो। लेकिन बाहर की ठंडी हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज हवा में ही खो जाती और शायद पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। कोई है? कृपया कोई दरवाजा खोल दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे लकड़ी चाहिए, बस थोड़ी सी लकड़ी। उसने चारों ओर घबराई नजरों से देखा। कहीं कोई आदमी नहीं, कहीं कोई औरत नहीं, बस हवा की हू-हू आवाज और दूर कहीं कुत्ते की धीमी भौंक। अचानक उसके मन में एक ही विचार आया। लगता है मुझे जंगल जाकर ही लकड़ियां लानी होंगी, मगर इतनी रात को। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ कदम बढ़ाने लगी, ठंड, अंधेरा और डर के बीच। तभी अचानक अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आई। रीना ठिठक गई। उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ पर बर्फ रख दी हो। उसने सांस रोक ली, चारों तरफ देखा, पर धुंध और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ पल बाद धुंध से एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी परछाई और कंधे पर रखी एक भारी सी गठरी दिखाई दे रही थी। रीना 2 कदम पीछे हट गई। कौन हो आप? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे अपनी पीठ से बंधी लकड़ी की गठरी नीचे उतारी और रीना के पैरों के पास रख दी। आप कौन हैं? वह आदमी कुछ कहे बिना धीरे से मुड़ा और धुंध में खो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। रीना कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। ये आदमी कौन था? उसने मेरी मदद क्यों की? मैं क्या करूं? माँ की हालत बहुत खराब है। क्या मुझे ये लकड़ियां ले लेनी चाहिए? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। माँ के लिए मुझे ये लेना ही होगा। उसने गट्ठर उठाया। धुंध और तेज ठंड के बीच जहां से वो आदमी आया था, वहां अब सिर्फ अंधेरा था, मानो वह कभी था ही नहीं। रीना जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से लकड़ियां रखी और माचिस की तीली जलाई। कुछ ही मिनटों में लकड़ियां जल उठी। उसकी लपटों की गर्मी ने
कमरे की ठंड को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल दिया। रीना ने सरोज को सहारा देकर चूल्हे के पास बिठाया। सरोज की कंपकंपी अभी भी जारी थी, लेकिन गर्मी लगते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक उभरने लगी। माँ, अब आप ठीक हो जाएंगी। देखिए, मैंने आग जला दी है, बस आप यहीं बैठी रहिए। धीरे धीरे सरोज का चेहरा गर्मी से गुलाबी होने लगा। कंपकंपी कम हो गई, बुखार जैसे थोड़ा उतरने लगा। हाँ बेटी, गर्मी लग रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। रीना की आंखें भर आईं, लेकिन उनमें खुशी भी चमक रही थी। धन्यवाद भगवान, मेरी माँ अब ठीक हो रही है। चूल्हे की रोशनी में दोनों माँ बेटी बैठे रहीं, लेकिन रीना के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। वह आदमी कौन था? उसने मेरी मदद क्यों की? और इतनी डरावनी रात में जंगल के रास्ते से कैसे आया? अगले दिन सुबह ठंडी हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन घर के अंदर उतना भय नहीं था, क्योंकि रीना पूरी रात जागकर अपनी माँ की सेवा करती रही थी। सरोज की हालत अभी भी कमजोर थी, लेकिन रीना ने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। माँ, आप बस लेटी रहिए, मैं सब कर लूंगी। धीरे धीरे 2-3 दिनों में सरोज की तबीयत ठीक होने लगी। चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी और हाथ पैर में पहले जैसी जान आने लगी। एक दिन जब धूप हल्की सी आंगन में उतर रही थी, रीना आंगन के बाहर बैठी थी। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी। शायद वह उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सोच रही थी जिसने उस रात लकड़ियों का गट्ठर उसके सामने रख दिया था। तभी पीछे से एक नरम आवाज आई। रीना, क्या सोच रही है बेटा? रीना मुड़ी। उसकी माँ धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रही थी। चेहरा पहले से ज्यादा ठीक लग रहा था। माँ, आप यहाँ क्यों आ गईं? आपको आराम करना चाहिए था। अब मैं ठीक हूँ बेटा। तूने पिछले कुछ दिनों में जितना किया है उसे देखकर लगता है कि भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दे दिया। बेटा, कोई बात है क्या जो तू मुझसे छुपा रही है? मैं देख रही हूँ तू इन दिनों हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती है। तेरा ध्यान कहीं और ही अटका हुआ है। बताना बेटा, तेरे मन में क्या चल रहा है? माँ, वो उस रात की बात। कौन सी बात बिटिया? तू उस दिन से बहुत खोई खोई है, मुझसे क्यों छुपा रही है? माँ, जब आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और घर में लकड़ियां बिल्कुल नहीं थीं, मैंने हर घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, पर कोई बाहर नहीं आया। शायद सब सो रहे थे या ठंड इतनी थी कि किसी ने सुना ही नहीं। तब अचानक जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं डर गई थी माँ, बहुत डर गई थी। सोचा पता नहीं कौन होगा। अंधेरा इतना था कि चेहरे तक नहीं दिख रहा था। बस एक आदमी मेरे सामने आकर रुका। आदमी? कौन आदमी? क्या बोला वह? यही तो, वो कुछ बोला ही नहीं। बस उसने अपने कंधे से लकड़ियों का गट्ठा उतारा और मेरे पैरों के पास रख दिया। माँ, उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, न कुछ पूछा, न कुछ कहा। बस लकड़ियां रखकर मुड़ गया और जंगल की धुंध में खो गया। और तूने लकड़ियां ले ली? हाँ माँ, मैं क्या करती? आपका बुखार बहुत तेज था। अगर मैं देर करती तो पता नहीं। अच्छा, ठीक है बेटा, अब तू ज्यादा मत सोच। कभी कभी भगवान किसी अनजान को हमारे लिए भेज देते हैं। हमारे लिए तो वह एक फरिश्ता ही था। अगर वह सही समय पर न आता
तो न जाने क्या हो जाता। हमें बस शुक्र मनाना चाहिए। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। मुझे मलकिन के यहाँ काम पर जाना है। ठीक है बेटी, जा। शाम को जब रीना घर वापस आई, थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी माँ सरोजा पर पड़ी, जो ज़मीन पर बैठी थी और एक पुराना सा संदूक खोलकर उसमें रखे सभी सामान को धीरे धीरे साफ कर रही थी। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। इतना भारी सामान क्यों निकाल लिया? अरे नहीं बेटी, बस यूं ही कितने सालों से ये सामान पड़ा था, सोचा ज़रा साफ कर लूं, और ये फ़ोटो एल्बम भी मिल गया। रीना पास बैठ गई। उसने पुराना एल्बम उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। फिर अचानक एक फोटो पर उसकी उंगलियां थम गईं। रीना की सांस रुक सी गई, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, ये कौन है? सरोज ने फोटो को देखा और एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द तैर गया। धीरे से बोली, बेटा, ये तेरे पिता हैं? रीना के हाथ से एल्बम गिर गया। पर माँ, पिताजी तो बहुत साल पहले चले गए थे ना। हाँ बेटा, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? माँ, यही आदमी था, यही जिसने उस रात मुझे लकड़ियां दी थीं। तस्वीर में वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पिछली रात जंगल की ओर से आकर उसके सामने लकड़ियों का गट्ठा रखकर बिना बोले चले गया था। तू क्या कह रही है बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वही थे, वही चेहरा, वही आंखें। वह कुछ बोले भी नहीं, बस लकड़ी रखकर चले गए। नहीं बेटा, नहीं। तेरे पिता को गए हुए 12 साल हो गए। जब तू सिर्फ 4 साल की थी, वह हमें छोड़कर चले गए थे। वह कैसे लौट सकते हैं? अगर वह सच में वही थे, तो वह इतने सालों बाद बिना कुछ कहे यहाँ से चले क्यों गए? रीना और सरोज एक दूसरे को देखते रह गईं। घर के बाहर हवा फिर से तेज होने लगी, जैसे कोई छुपी हुई कहानी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो।